Good morning, all of you. Today we will see the few topics of fifth unit, and we will cover files, directories, and how we access these files. ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे. पॉइंट वाइज मैं आपको चीजें बता रहा हूँ. इस पे आपका जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरेटिकली क्वेश्चन होता है. इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं बनता. तो इसमें थ्योरी है और थ्योरी भी बहुत सिंपल है. एक बार आप उसको समझ लेंगे आराम से यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक विच आई विल कवर इज फाइल्स. जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फाइल्स. फाइल्स क्या होता है? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइल. फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, जनरली हम क्या कहते हैं? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड. तो फर्स्ट पॉइंट इज फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. अब रिकॉर्ड्स क्या हो सकते हैं? रिकॉर्ड्स कैन बी योर पर्सनल डिटेल्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, likewise anything. ठीक है, तो is a collection of records or in other words we can say related information. is a collection of record or related information. कौन फाइल क्रिएट करता है? that is defined by a its user or its creator. that is defined by its creator. सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कहूं कि आई हैव मेड अ फाइल program1.c. ठीक है, I have created this file, so the username is suppose Manish. So इस केस में as we can see file is a collection of records or related information. तो यहाँ पर जो इसका एक्सटेंशन है या टाइप है, इसके बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, किस टाइप की रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी. अगर C एक्सटेंशन से कोई फाइल सेव है तो इट विल नॉट कंटेन द पाइथन प्रोग्राम और जावा प्रोग्राम्स. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि हमें फाइल से उसका इंफॉर्मेशन पता चला कि उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन है. यूजर कौन है यहाँ पर? मनीष. तो वी कैन से this file is a collection of C code defined by user Manish. Next point is file is a file is a sequence of bits, bytes, lines और records. फाइल जो होती है that is a collection of bits, bytes, lines या records में. ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइल्स को बनाते हैं. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फाइल्स के. एग्जांपल्स ऑफ फाइल. ठीक है, सपोज we can say the files are of many types. First is a text file. ठीक है, another example can be an source file. Another can be a object file. ठीक है, next it can be a batch file. Next it can be a word processor file.
it can be a library file. इस तरह से बहुत टाइप की फाइल्स हो सकती हैं। सारे टाइप्स को कवर नहीं कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारी टेक्स्ट फाइल्स होंगी, एक एक करके इनको देखते हैं। टेक्स्ट फाइल्स जो होंगी हमारी वो कैसी होंगी? इन टेक्स्ट फाइल्स generally the extension is, या we can say file type is .txt होगा, और we can say it can be a .doc। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में होगा क्या? बेसिकली दिस इज अ कलेक्शन ऑफ or a sequence of characters organized into lines. It is a sequence of characters organized into lines। तो जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती हैं उसमें हम लोग कुछ कैरेक्टर्स को लाइंस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, और इनका फाइल टाइप क्या होता है? जनरली .txt एंड .doc। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर, और द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस इज फॉर टेक्सुअल डेटा, एंड function of these files are function of text files। फंक्शन क्या हुआ यहाँ पर? टेक्सुअल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर टेक्सुअल डेटा एंड फॉर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल क्या हुआ हमारा? टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन, दो पॉसिबल एक्सटेंशन .txt एंड .doc। इसमें क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जिनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं लाइंस में। नेक्स्ट, इसमें इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है टेक्स्ट फाइल का? यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग टेक्सुअल डेटा या डॉक्यूमेंट्स। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, सोर्स फाइल। अब सोर्स फाइल का क्या पर्पस है? सोर्स फाइल का बेसिकली आपका पर्पस है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ सब रूटीन एंड फंक्शंस। सोर्स फाइल्स बेसिकली क्या होते हैं? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ सब रूटीन्स और फंक्शंस। ठीक है, अब इनका क्या काम है? विच आर एक्सिक्यूटेबल and designed to perform a and designed to perform a specific task। तो बेसिकली जो हमारे फंक्शंस होते हैं या सब रूटीन्स होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है कि हमने जो भी फंक्शन या कोई सब रूटीन बनाया, उसका पर्पस है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना। जैसे प्राइम नाम का एक फंक्शन बनाया, तो प्राइम फंक्शन क्या करेगा? चेक करेगा कि नंबर प्राइम है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह से मैंने कोई ऐड फंक्शन बनाया, तो वो क्या करेगा? दो नंबर्स को ऐड करेगा। तो यहाँ पर this source file is a collection of or a sequence of subroutines or functions which are executable, जो executable होंगे, and are designed to perform a specific task, जो किसी particular task के लिए होंगे। इसमें हमारा फाइल टाइप क्या हो सकता है? फाइल टाइप कैन बी your .c, ठीक है, .cpp C++ के लिए, जावा फाइल्स के लिए, .py पाइथन फाइल के लिए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, उसके जो एक्सटेंशन होते हैं वो होते हैं हमारे सोर्स फाइल के एक्सटेंशन, जिसमें बेसिकली हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं। The primary function of source file is अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? इट कंटेन्स
the source code in various programming language. So basically the primary function of this is source code in various programming languages. थर्ड पॉइंट इसका. नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट फाइल. अब ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है? ऑब्जेक्ट फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू द रीडर रिकॉर्ड ब्लॉक. It is a collection of words organized into reader record block. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम स्विच होते हैं. जब मल्टी या टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट की बात करें तो एक प्रोग्राम हमारा पर्टिकुलर कुछ सेकंड्स एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम्स को स्विच करते हैं. तो हम लोग कुछ वैल्यूज को पीसीबी से लोड करते हैं, जो प्रोसेस के पीसीबीज होते हैं. ठीक है, तो ये पीसीबी में जो इंफॉर्मेशन रखी होती है उसी को हम यहाँ पर कह रहे हैं ऑब्जेक्ट फाइल, जो वैल्यूज हमारी इनिशियलाइज करने के लिए यूज होती हैं. जब हम किसी फंक्शन को या किसी प्रोग्राम को रिज्यूम करते हैं तो उसकी इंटरमीडिएट स्टेट, जो लास्ट हमने जहां तक उसको एग्जीक्यूट किया था, उन वैल्यूज को हम लोग रजिस्टर्स में अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में लोड करते हैं. तो वो कोड हमारा यहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट फाइल्स के टर्म्स में. ठीक है, इसका फाइल टाइप इन द ऑब्जेक्ट फाइल इज, फाइल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल इज डॉट ओबीजे डॉट ओ एक्सेट्रा. ठीक है, दिस आर बेसिकली यूज्ड फॉर, यहाँ पे फंक्शंस क्या हैं इसके? फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल. ऑब्जेक्ट फाइल के फंक्शन क्या है हमारे? इट इज यूज्ड फॉर containing machine language code, used for machine language code, machine language code और compiled code. ठीक है, these two. क्लियर है यहां तक? ये बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी बेसिक चीजें समझते रहिए, फिर इस पे बेसिस पे कुछ एक्सेस मैकेनिज्म है उनका यूज होगा. ठीक है, तो कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. ऑब्जेक्ट फाइल. ऑब्जेक्ट फाइल बेसिकली हमारी ऐसी फाइल जिसमें हम लोग मशीन लैंग्वेज का कोड या आपका इंटरमीडिएट कोड रखते हैं. ठीक है, अब इंटरमीडिएट या कंपाइल कोड से क्या मतलब है? जो पहली चीज जो एग्जीक्यूट होता है. अब हमारा कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से इट इज पॉसिबल कि हमारा पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट ना हुआ हो. सपोज 100 लाइन का कोड था एक प्रोग्राम में और उसमें हमारा 10 लाइन एग्जीक्यूट हुआ. अब 10 लाइन एग्जीक्यूट हो गया तो कुछ टास्क तो कंप्लीट हो चुका है, तो वो इंटरमीडिएट वैल्यूज जो हम कहते हैं हमने पीसीबी में राइट करी. अब पीसीबी में राइट करी, पीसीबी क्या है? बेसिकली आपका रजिस्टर्स की लोकेशन है, वहां से हमने वैल्यूज को रीड किया. अब अगर प्रोग्राम को हमें रिज्यूम करना है तो उसको हम क्या करेंगे? कहीं पर सेकेंडरी मेमोरी में भी होल्ड करेंगे, ताकि इन केस अगर हमें उस प्रोसेस को दोबारा से रिज्यूम करना है तो हम वो वैल्यूज को रीस्टोर कर सके. ठीक है, इसमें आपके एग्जांपल्स मैंने बताया, डॉट ओबीजे फाइल होती है, जो डॉट सी फाइल होती है. ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, डॉट क्लास फाइल इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट फाइल और नॉट? डॉट क्लास फाइल हमारी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं होती, वो इंटरमीडिएट कोड होता है. ये जावा में आपकी फाइल जनरेट होती है डॉट क्लास फाइल. मैंने एक प्रोग्राम बनाया, सपोज आई एम आंसरिंग दिस,
मैंने एक प्रोग्राम बनाया सपोज abc.java नाम से। जब इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया तो हमारी एक फाइल बन गई abc.class फाइल। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट कोड है, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो बेस्ड ऑन जावा वर्चुअल मशीन हम इसको एप्लीकेशन फाइल क्रिएट करते हैं abc.exe, या जो भी हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से, या ऑब्जेक्ट फाइल abc.o फाइल। ठीक है, तो ये फाइल हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट फाइल्स की बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट फाइल होगी, ना कि ये इंटरमीडिएट कोड है। नेक्स्ट मूव करते हैं बैच फाइल पे। बैच फाइल क्या है? बैच फाइल्स आपकी बेसिकली वो फाइल्स जो हमारे बैच कोड को रखने के लिए यूज होती हैं। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रैक्टिकल्स कराए थे, उसमें लाइनेक्स के कमांड्स बताए, उसके बाद उन कमांड्स को एक स्क्रिप्ट फाइल में लिखा था। अब उस स्क्रिप्ट फाइल का काम क्या था कि हमारे जो कमांड्स थे वो कमांड्स एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब पर्पस ये था बैच फाइल का, जैसे मुझे सिस्टम में बैकअप क्रिएट करना है, तो एक तरीका तो ये रोज है कि मैं बैकअप के लिए कमांड प्रॉम्प्ट लॉगिन करूं और वहां पर जाके कुछ कमांड्स को टाइप करूं ताकि मेरे सिस्टम का बैकअप क्रिएट हो। दूसरा तरीका ये है कि हमने उन सारे कमांड्स को एक सीक्वेंस में एक फाइल में राइट कर दिया। अब जब भी मुझे बैकअप क्रिएट करना है, मुझे क्या करना है, सिर्फ उस बैच फाइल को एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बैच फाइल, it is a collection of commands। ठीक है, it is a collection of commands। इसके फाइल टाइप्स क्या होंगे? फाइल टाइप्स दोनों आपने पढ़े हुए हैं। एक आपका sh, ये आपका शेल रिप्रेजेंट करता है, दिस इज यूज्ड फॉर लाइनेक्स एनवायरनमेंट, यूज्ड इन लाइनेक्स एनवायरनमेंट। अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज में हमारा होता है डॉट बैट, बैच फाइल के लिए डॉट बैच, दिस इज इन विंडोज एनवायरनमेंट। इसका मेन पर्पस क्या है, और वी कैन से द फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन ऑफ बैच फाइल। बैच फाइल का फंक्शन है कमांड्स को इंटरप्रेटर पे एक्सिक्यूट करने के लिए, कमांड्स टू एक्सिक्यूट ऑन कमांड इंटरप्रेटर, एक्सिक्यूट कमांड्स ऑन कमांड इंटरप्रेटर। कमांड इंटरप्रेटर क्या होगा? लाइनेक्स के केस में हमारा टर्मिनल, विंडोज के केस में हमारा जो सी प्रॉम्प्ट होता है, कमांड प्रॉम्प्ट, वो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो फाइल है वर्ड प्रोसेसर फाइल। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर फाइल हमारी किस लिए यूज होती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ, अगेन ये भी हमारा टेक्स्ट फॉर्म का ही कलेक्शन है। टेक्स्ट फॉर्म और वर्ड प्रोसेसर फाइल में क्या डिफरेंस है? देखिए, टेक्स्ट फाइल्स में भी हम लोग कैरेक्टर्स रखते हैं ऑर्गेनाइज्ड इनटू लाइंस। जैसे मैं यहाँ पर नोटपैड पे ओपन किया है, दिस इज अ टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट पे हम कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब मैं यहाँ पर किसी को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन नहीं कर सकता, या मैं यहाँ पर कोई टेबल बना के कोई डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये सारे फीचर्स जिन फाइल्स में होते हैं वो होते हैं हमारी वर्ड प्रोसेसर फाइल्स। तो इट इज अ collection of, again similar to the previous one text file, it is a collection of sequence of, sorry, it is a collection of characters organized into lines, lines में हमारे organized होते हैं, and contains basic formatting also, and contains basic formatting. It is a collection of characters organized into lines and contains basic formatting.
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब इसमें फाइल टाइप्स क्या क्या होंगे। फाइल टाइप्स यहाँ पे पॉसिबली हमारे जो टेक्स्ट फाइल्स के होते हैं, पहला डॉट डीओसी। अगेन डॉट डीओसी क्या है आपका, ये टेक्स्ट में भी था, यहाँ पर भी डॉट डीओसी में हम दोनों तरह से इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। अगर हमने प्लेन इंफॉर्मेशन रखी है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, देन इट इज टेक्स्ट फाइल। अगर हमने उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, तब वो हमारा होगा वर्ड प्रोसेसर फाइल। अगर लेटेस्ट के हिसाब से बात करें, तो हमारे पास एक और फॉर्मेट है डॉट डीओसी एक्स। इसके अलावा एक हमारे पास फॉर्मेट होता है RRF, और फॉर्मेट है WP, likewise etc, many more. dot WP, dot RRF, one more common dot RTF, rich text file format, etc. इनका फंक्शंस क्या है, बेसिकली द फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसर फाइल्स, वर्ड प्रोसेसर फाइल्स का फंक्शन है हमारा कंटेन इंफॉर्मेशन इन वेरियस वर्ड प्रोसेसिंग फॉर्मेट। ठीक है, वेरियस वर्ड प्रोसेसिंग फॉर्मेट्स। नेक्स्ट लास्ट आपका लाइब्रेरी फाइल। लाइब्रेरी फाइल्स काहे के लिए यूज होती हैं, जो भी हमारे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, उसमें आपने एक टर्म सुना होगा लाइब्रेरीज या हेडर फाइल्स। तो जो प्री डिफाइंड किसी भी लैंग्वेजेस की या किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए हमें कोड जरूरत होता है, उसको हम लोग रखते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रूटीन्स और फंक्शंस। It is a collection of routines or functions used by programmers. प्रोग्रामर्स के द्वारा इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे फाइल टाइप्स क्या होंगे, फाइल टाइप्स डॉट LIB, डॉट DLL विंडोज के केस में यूज होता है, डॉट MOV, डॉट A, एक्सेट्रा। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स is again simple collection of routines or used by programmers, library routines या inbuilt library routines of programming languages। अब इसका पर्पस समझिए, जैसे सपोज मैंने कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, कोई exe फाइल क्रिएट की मैंने जावा में। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे या आपका नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे थे, डेसिमल से बाइनरी में या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, इस तरह से। तो उस कन्वर्जन के लिए मैंने उसमें प्रोग्राम में कुछ फंक्शंस यूज किए होंगे। अब जब मैंने इसको exe क्रिएट किया, तो उन फंक्शंस के संग जो भी हमारी हेडर फाइल्स या जो भी हमारे पैकेजेस थे उस जावा के केस में, उन पैकेजेस को भी हमें exe फाइल में डालना पड़ेगा, तभी हमारा वो प्रोग्राम किसी भी सिस्टम पे रन करेगा, वो सॉफ्टवेयर। तो उन फाइल्स को भी हम यहाँ पर जो अब हेडर फाइल्स या जो पैकेजेस मैंने यूज किए थे, वो हो गए हमारे लाइब्रेरी फाइल्स। जब मैंने उसका exe क्रिएट किया, तब उस टाइम पे हमें वो हेडर फाइल्स या पैकेजेस
इस लाइब्रेरी में डालने पड़ेंगे। ये लाइब्रेरी का काम क्या होगा, जब हम इस सेटअप को इंस्टॉल करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, तब ये लाइब्रेरी फंक्शंस जो हेडर फाइल्स थे या हमारे पैकेजेस थे, ये भी क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल होंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के सिलेबस में जावा होगा, तो वहां पर आप ये चीज पढ़ेंगे कि हाउ वी विल क्रिएटिंग दिस लाइब्रेरी फंक्शंस, और इसका हम यूज कैसे कर रहे हैं जब हम EXE बना रहे हैं, जब हम बेसिकली अपने किसी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं, तो हम उसको सोर्स कोड नहीं देते, हम अपने प्रोग्राम का एक्सिक्यूटेबल कोड बनाते हैं, EXE बनाते हैं, ठीक है। अब उसको हमें सिंपली डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, तो उसको इंस्टॉल किया, तो अब मेरे फंक्शन में तो कुछ अंदर उसके इनबिल्ट लाइब्रेरीज का यूज किया था मैंने, कुछ पैकेजेस का यूज किया था, तो वो पैकेजेस कहाँ से आएंगे, तो वो पैकेजेस हमारे बेसिकली जब हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो उससे रिलेटेड जो हमने लाइब्रेरीज यूज करी होंगी, वो लाइब्रेरीज भी क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल हो गई। तो अब जब क्लाइंट के सिस्टम में इंस्टॉल हो गई, तब उसका हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है .h। यस, .h भी आपका एक पॉसिबल लाइब्रेरी हेडर फाइल है, ठीक है, जो C में हम यूज करते हैं। आपका हेडर फाइल्स में यहाँ पर एक है .h। .h भी हम लोग इसी पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज RRF फॉर्मेट। RRF फॉर्मेट हमारा होता है रिच रिलीज फॉर्मेट, ठीक है। ये भी बेसिकली हमारा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में, इनके डिटेल्स में इतना नहीं जा रहा हूं, इसमें हम जो आपका कैरेक्टर एनकोडिंग यूज करते हैं, जो सेव करने का तरीका यूज करते हैं, उसके बेसिस पे ये हमारे फाइल फॉर्मेट डिफर होते हैं। आई एम गिविंग द जस्ट फुल फॉर्म हियर, दिस कहाँ था ये, रिच रिलीज्ड फॉर्मेट, ठीक है, रिच रिलीज्ड फॉर्मेट। और RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। लाइकवाइज एक क्वेश्चन है कि EXE फाइल्स कहां पर आएंगी। EXE फाइल्स जो हमारी EXE फाइल्स हैं, ये तो एक्सिक्यूटेबल फाइल्स हैं। एक्सिक्यूटेबल फाइल्स बेसिकली हमारी आती हैं इस कैटेगरी में। अच्छा, एक्सिक्यूटेबल वाला मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया। एक्सिक्यूटेबल फाइल्स की कैटेगरी अलग होती है, दैट इज सेपरेट कैटेगरी एक्सिक्यूटेबल, उसमें आपका आएगा EXE। चलिए, अब पूछा है तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। 7th कैटेगरी एक्सिक्यूटेबल फाइल। एक्सिक्यूटेबल फाइल बेसिकली क्या होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड, ठीक है, ब्रैकेट में, दैट इज डायरेक्टली एक्सिक्यूटेड ऑन द सिस्टम या ऑन द प्रोसेसर। इसके आपके बेसिकली फाइल टाइप्स हैं .exe, .bin, .com एक्सेट्रा, और नन भी होता है। नन से मतलब हमने बिना किसी फाइल एक्सटेंशन के जो फाइल क्रिएट करी, वो फाइल्स भी हमारी एक्सिक्यूटेबल होती है। तो .none नहीं लिखते हैं, बस डॉट लगा के कुछ लिखते नहीं है, मतलब डॉट नहीं लगाना है। हमें फाइल क्रिएट करनी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर मुझे टेक्स्ट टाइप की फाइल क्रिएट करनी है, तो व्हाट आई विल राइट, abc
txt। तो फाइल का नाम क्या हुआ, abc.txt, जिसमें txt फाइल का टाइप है। अगर मुझे एक्सिक्यूटेबल फाइल बनानी है तो फाइल हमारी होगी abc, दैट्स इट, कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई डॉट नहीं, ठीक है। चलिए, ये हो गया लास्ट पॉइंट। इसमें आपका फंक्शन क्या है एक्सिक्यूटेबल फाइल का, फंक्शन ऑफ एक्सिक्यूटेबल फाइल्स is read and execute machine language code, that's it। this we have seen। हमारे बेसिकली हमने पढ़ा कि फाइल्स क्या होती हैं और फाइल्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखे और उनके पर्पस देखे कि किस पर्पस के लिए किस एक्सटेंशन पे हमारी फाइल्स यूज होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल एट्रीब्यूट्स। पहले एट्रीब्यूट्स बता रहा हूं, इसके बाद वी विल डिस्कस कि आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है फाइल्स में, तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे आंसर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज फाइल एट्रीब्यूट्स are the parameters used to keep track of file in operating system। जो भी हम लोग फाइल्स क्रिएट करते हैं उस फाइल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में रखते हैं, तो वो क्या क्या इंफॉर्मेशन या कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है फाइल की प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द पैरामीटर्स, पहले नाम आपका पैरामीटर लिस्ट कर रहा हूं। फर्स्ट इज नेम, फाइल नेम। अब फाइल नेम क्या होता है, बेसिकली दिस इज एन ह्यूमन रीडेबल नेम गिवन बाय द क्रिएटर टू इट्स फाइल। दिस इज अ ह्यूमन रीडेबल नेम गिवन टू अ फाइल बाय इट्स क्रिएटर, जिसने फाइल को क्रिएट किया है। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी फाइल को फाइल नेम से रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है। ओएस डज नॉट यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग अ फाइल, ठीक है। आज के टाइम पे हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो इस एट्रीब्यूट का यूज नहीं करते फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। रीजन क्या है, इसी वजह से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम सेम नाम से डिफरेंट डायरेक्टरीज में एक फाइल बना सकते हैं। a.txt नाम से फाइल हमारे सिस्टम में हो सकता है 100 हो, नो प्रॉब्लम। अब अगर नेम से रिकॉग्नाइज करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि इन 100 में से कौन सी फाइल को आप पर्टिकुलरली ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किस फाइल के लिए आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस नेम इंफॉर्मेशन या इस नेम एट्रीब्यूट का यूज नहीं करता है, ये सिर्फ यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, next attribute is file identifier। फाइल आइडेंटिफायर, फाइल आइडेंटिफायर क्या होता है, बेसिकली दिस इज एन यूनिक इंटीजर नंबर, दिस इज एन यूनिक इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर used by operating system to identify a file। यही हमारी इंफॉर्मेशन यूज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किसी भी फाइल को
यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यूनिक इंटीजर नंबर है यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई अ फाइल। एग्जांपल के लिए दिस कैन बी अ 102, this can be a file identifier corresponding to a file की हमारी suppose abc.txt। तो abc ये हमारा फाइल का नाम हुआ, दिस इज द नेम ऑफ फाइल एंड दिस इज द करस्पॉन्डिंग आइडेंटिफायर अगेंस्ट दिस फाइल। तो आइडेंटिफायर ये है। अब इस इंफॉर्मेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है हमारा किसी भी फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर और नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज टाइप। Type is basically a file type. It represents the file type. फाइल टाइप अभी मैंने आपको डिस्कस किया, फाइल टाइप कैन बी .txt, .pdf, .exe लाइकवाइज कि हमारी फाइल किस टाइप की है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज लोकेशन। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज लोकेशन। लोकेशन का क्या काम है? This is a pointer to a device and location of a file on that device। अब जो हमारी फाइल है वो फाइल कहीं पे सेकेंडरी मेमोरी में हमने राइट करी है, तो सेकेंडरी मेमोरी में वो किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे है वो इंफॉर्मेशन होती है लोकेशन में। ठीक है। दिस इज अ पॉइंटर टू अ डिवाइस लोकेशन वेयर फाइल इज केप्ट। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में, अब सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क भी हो सकती है या हमारी सीडी ड्राइव भी हो सकती है। तो जिस भी सेकेंडरी मेमोरी में हमने अपनी फाइल को राइट किया है उसकी लोकेशन, उसका मेमोरी एड्रेस यहाँ पर होगा लोकेशन में। ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर इज साइज। साइज इज बेसिकली करंट साइज of file on the device। जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं उस डिवाइस में फाइल का करंटली कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहा है। सपोज मैंने कहा कि एक मूवी है, मूवी का साइज है 1 GB, तो यहाँ पर साइज हो गया हमारा 1 GB। ठीक है। इसका क्या यूज होता है ये अभी जब हम आगे फाइल एक्सेस मेथड्स देखेंगे तब तो वहां पर इस इंफॉर्मेशन का यूज होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्शन। Protection information is basically a access control information। this is access control information। access control information का मतलब क्या है? सपोज मैंने एक फाइल बनाया abc.txt। ठीक है। इसको बनाया यूजर 1 ने। अब यूजर 1 ने इसके करस्पॉन्डिंग कुछ परमिशन सेट करी होंगी, रीड, राइट या एक्सिक्यूट परमिशन। तो जो भी परमिशन सेट करी है कि यूजर 1 इस फाइल को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एक्सिक्यूट कर सकता है। सिमिलरली सेम फाइल abc.txt, अब इसके करस्पॉन्डिंग मैंने यूजर 2 के लिए परमिशन सेट करा ओनली रीड परमिशन। तो यूजर 2 जो है, यूजर 2 क्या करेगा? सिर्फ इस फाइल को रीड कर सकता है, वो इस फाइल को हमारा राइट नहीं कर सकता या इस फाइल को एक्सिक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन भी क्रिएट करते हैं कि हमारे कौन कौन से यूजर इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और क्या क्या उनके पास परमिशंस होंगी, रीड होगी, राइट होगी, एक्सिक्यूट होगी, लाइकवाइज। नेक्स्ट इज टाइम एंड डेट।
टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट में क्या है, बेसिकली दिस इज द टाइम ऑफ क्रिएशन, जब हमने फाइल क्रिएट करी थी वो, मॉडिफिकेशन, फाइल हमने कब मॉडिफाई करी थी, नेक्स्ट फाइल डिलीशन, फाइल हमने कब डिलीट करी थी, फाइल लास्ट यूज कब करी थी, एक्सेट्रा। इस टाइप का डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन हमारी होती है हर एक फाइल के करस्पॉन्डिंग, फाइल क्रिएट कब हुई, फाइल लास्ट मॉडिफाई कब हुई, फाइल को डिलीट कब किया, फाइल को लास्ट यूज कब किया। ठीक, डिलीशन कैसे, अच्छा डिलीशन ऐसे, जब सपोज मैंने कोई फाइल डिलीट करी तो वो फाइल हमारी रिसाइकिल बिन में गई डिलीट होके, अब किस दिन डिलीट करी थी, किस टाइम पे डिलीट करी थी, ये इंफॉर्मेशन भी उस फाइल के करस्पॉन्डिंग मेंटेन है ना, तो वही इंफॉर्मेशन है यहाँ पे डिलीशन इंफॉर्मेशन, कि हमने फाइल को अपने मेन पार्टीशन से कब डिलीट किया, अभी रिसाइकिल बिन में है, जब रिसाइकिल बिन से भी डिलीट करेंगे तब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपका पैरामीटर है बेसिकली यूजर आईडी, यूजर आईडी, दिस इज अ यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब हमने कोई फाइल क्रिएट करी, अब उस फाइल को किस यूजर ने एक्सिक्यूट किया, सपोज मैंने एक परमिशन दे रखी है किसी फाइल को कि इट कैन बी रीड बाय एवरीवन, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करी है जिसका नाम है abc.txt और ये फाइल एवरीवन कैन रीड, तो एवरीवन कैन रीड, तो बेसिकली अब जिसने भी इंफॉर्मेशन को रीड किया, यहाँ पर उस यूजर की यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि इस यूजर ने इसको एक्सेस किया था, सपोज मैंने एक्सेस किया मनीष, तो मनीष का जो यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में वो नंबर रिकॉर्ड हो गया। अब सपोज मेरे सिस्टम में कोई यूजर है यूजर ए, जब यूजर ए ने उसको एक्सेस किया तब यूजर ए का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो आइडेंटिफिकेशन नंबर भी रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, दैट्स इट विद द ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल्स, फाइल्स में हमारे इतने ही एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन है कि अगर कोई फाइल परमानेंटली डिलीट कर दी या नॉर्मली डिलीट नहीं करी, तब उस केस में डिलीशन टाइम का क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, लास्ट यूज करते हैं, उस टाइम का टाइम स्टैम्प, डेट और टाइम हम अपने सिस्टम में मेंटेन करते हैं। अगर आप किसी फाइल को परमानेंटली भी डिलीट कर रहे हैं तब भी हम इस इंफॉर्मेशन को राइट करते हैं, डिलीशन इंफॉर्मेशन। कहाँ पे राइट होगा अभी हम आगे के लेक्चर्स में इसको कवर करने वाले हैं कि इसका इंफॉर्मेशन का यूज क्या है और हम कहाँ पर इसको रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, बहुत इजी टॉपिक है, बस एक बार आप लोग इसको पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, अच्छा यूजर आईडी क्या है, यूजर आईडी बेसिकली हमारे सिस्टम में जब भी हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो हर एक यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूजर आईडी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी फाइल को फाइल नेम से नहीं जानता, फाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर से जानता है। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस यूजर को यूजर आईडी से जानता है, ना कि यूजर नेम से जानता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि प्रोटेक्शन वाले में यहाँ पर हम लोग यूजर का नाम देते हैं, ठीक है, यूजर का नाम ये सिर्फ हमारे एंड पे विजिबल है।
अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर यूजर का नाम नहीं होगा, यहाँ पर हमारा यूजर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, किस यूजर के पास कौन सी परमिशन है। हाँ, एक्सेप्शनल है कि कुछ चीजें हमारी एडिशनल है, जैसे एवरीवन। अब एवरीवन के केस में कुछ स्पेशल बिट पैटर्न है, अगर वो सेट है तो मतलब कोई भी यूजर इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ग्रुप्स के केस में ग्रुप का नंबर कुछ और होता है, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर ग्रुप आइडेंटिफिकेशन नंबर सेट है तो उस ग्रुप में जितने भी यूजर बिलोंग करते हैं वो हमारे एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट, टाइप एंड एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन से ही बेसिकली हम लोग टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक फाइल है पीडीएफ फाइल। अब पीडीएफ फाइल का मतलब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मतलब इसको हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ओपन कर सकते हैं बिना इसके लेआउट को चेंज किए। आप एंड्रॉइड पे ओपन करेंगे तब भी आपका लेआउट सेम रहेगा, आप विंडोज पे ओपन करेंगे तब भी लेआउट सेम रहेगा, लाइकवाइज। तो यहाँ पर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये हुआ फाइल का टाइप, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जो हम लोग एलियास यूज करते हैं या शॉर्ट नोटेशन एब्रिविएशन, वो होता है हमारा एक्सटेंशन। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन। और लास्ट का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट और एक्सटेंशन आपका ऑलमोस्ट सेम चीज है। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रोटेक्शन वाला फिर से बता दें। अच्छा समझिए, प्रोटेक्शन बिट में क्या बताया आपको, जो भी हमारी फाइल्स होती हैं। ठीक है, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे चलिए समझाता हूँ। जो भी हमारी फाइल्स होती हैं, सपोज मैंने एक फाइल क्रिएट करी सिस्टम में कहीं पर, फाइल का नाम है abc.txt। अब ये तो हमारी फाइल हो गई। अब इस फाइल को यूज करने के लिए हमारे पास सिस्टम में सपोज देयर आर 3 यूजर्स, यूजर 1, एक यूजर है हमारे पास यूजर 2 और एक यूजर है यूजर 3। अब इन 3 यूजर्स में से किस यूजर के पास कौन सी परमिशन होगी। परमिशन जो हम लोगों की होती हैं वो जनरली 3 परमिशंस हैं, रीड, राइट और एक्सिक्यूट। ठीक है, रीड राइट एक्सिक्यूट। तो इनमें से कौन सा यूजर इस फाइल को रीड कर सकता है, कौन सा यूजर इस फाइल में राइट कर सकता है और कौन सा यूजर इस फाइल को एक्सिक्यूट कर सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा वेबसाइट डेवलपमेंट आता है तो आप इस एग्जाम्पल को आराम से समझ लेंगे। सपोज मैंने एक फाइल बनाई login.php। अब ये php टाइप की फाइल है, मतलब ये हमारा एक्सिक्यूटेबल कोड है। अब ये एक्सिक्यूटेबल कोड है, अब इसमें हमने क्या रखा होगा, जो भी हम लोग वेबसाइट में यूजर नेम या पासवर्ड एंटर करते हैं उसको हम इस फाइल में वैलिडेट कर रहे हैं। वी आर वैलिडेटिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फाइल। ठीक है, जो भी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए हमें यूजर नेम पासवर्ड चाहिए था उसके लिए हमने ये यूज किया login.php फाइल को। अब ये फाइल अगर सारे यूजर्स इस फाइल को रीड या राइट और एक्सिक्यूट कर सकते हैं तब तो कोई भी चेंज कर लेगा, हमारी साइट पे लॉगिन कर लेगा। तो जो लॉगिन वाली फाइल है, अब जो हमारा वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर है बस उसी के पास ये परमिशन होनी चाहिए, वो इस फाइल को रीड और राइट कर सके। बाकी जो एंड यूजर्स हैं जो हमारी वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं उनके पास परमिशन होनी चाहिए सिर्फ इस फाइल को एक्सिक्यूट करने की। दैट्स इट। ठीक है, तो अब इस फाइल के करस्पॉन्डिंग किस यूजर के पास कौन से राइट्स हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सेस कंट्रोल राइट्स। और ये इंफॉर्मेशन हमारी एक फाइल एट्रीब्यूट में सेव होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्शन। क्लियर है ये?
चलिए नेक्स्ट टॉपिक इस, अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज और कवर करूंगा। आपको मैंने फाइल एट्रीब्यूट्स बताए। अब जब आपसे सेमेस्टर एग्जाम में फाइल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपने क्या किया, फाइल की डेफिनेशन लिख दिया, फाइल के एट्रीब्यूट्स लिख दिया कि फाइल के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इन एट्रीब्यूट्स को आपको एक्सप्लेन करना है विथ दिस प्रॉपर बाइफरकेशन के हिसाब से कि कौन सी इंफॉर्मेशन कब हमारी आएगी। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आपने एग्जाम्पल के लिए क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया। ठीक है, एक टेबल क्रिएट किया और उस टेबल में आपने ये सारी इंफॉर्मेशन को राइट किया। एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ एक या आपको दो टेबल से एग्जाम्पल बता रहा हूं इसको कि आपको कैसे इसको आंसर करना है। ठीक है, अब जो भी हमारे आपके फाइल एट्रीब्यूट्स थे, उन फाइल एट्रीब्यूट्स को आपने यहां पर ऊपर रखा। नेम, आइडेंटिफायर, टाइप, लोकेशन, साइज, प्रोटेक्शन, डेट एंड टाइम, और एक कॉलम आपका और यूजर आईडी या यूजर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अब यहां पर आपने रखे फाइल, ये थे आपके एट्रीब्यूट्स। सपोज अब मैं बात करूं, फाइल है हमारे पास program1.java। ठीक है, आई हैव ए फाइल program1.java created by user1 and saved on desktop। ठीक है, तो यहां पर फाइल का नाम क्या हुआ, program1। आइडेंटिफायर क्या हुआ, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने कुछ लिया होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज सम दिस इंटीजर नंबर। टाइप क्या हुआ, जावा। लोकेशन क्या हुई, सी ड्राइव, यूजर1 और डेस्कटॉप, अगर विंडोज की केस में बात करें। ठीक है, साइज क्या हुआ, सपोज इस फाइल का साइज था 5 KB। प्रोटेक्शन, user1 have read, write and execute permission for this। डेट टाइम, अब डेट टाइम आपकी सारी होंगी, क्रिएशन का अलग होगा, ठीक है, क्रिएशन का डेट टाइम अलग होगा हमारे पास, और जो भी आपको बताए थे मॉडिफाइड का अलग होगा, मॉडिफाइड। सिमिलरली लास्ट यूज, डिलीटेड। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग कुछ आपने एग्जांपल में डेट टाइम मेंशन कर दिया। सपोज आज की डेट है 15 AM, लाइकवाइज। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग यूजर आईडी क्या है, अगेन से दिस कैन बी सम इंटीजर नंबर फॉर एनी यूजर। तो ये आपका हो गया। अब इसी पॉइंट्स को आपको उन पैरामीटर्स के बेस पे एक्सप्लेन करना है
कि फाइल का नाम हमारा ये हो गया प्रोग्राम 1 आइडेंटिफायर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोई यूनिक नंबर जनरेट करेगा वो, ठीक है। टाइप हो गया जावा, लोकेशन उसका पाथ और साइज हो गया, प्रोटेक्शन बिट की इंफॉर्मेशन हो गई, डेट टाइम हो गया, डेट टाइम चारों के करस्पॉन्डिंग आपको मेंशन करना होगा, क्रिएशन के करस्पॉन्डिंग, मॉडिफाइड, लास्ट यूज और डिलीट। डिलीटेड अभी नहीं है तो इसलिए ये ब्लैंक होगा। रीड राइट एक्सिक्यूट, RWE, ठीक है। R फॉर रीड, W फॉर राइट और E फॉर एक्सिक्यूट। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइल ऑपरेशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइल ऑपरेशंस। अच्छा, फाइल ऑपरेशंस में हमारे पास कुछ फाइल ऑपरेशंस है। पहला ऑपरेशन है क्रिएटिंग अ फाइल, ठीक है। क्रिएटिंग अ फाइल, अब जब हम फाइल क्रिएट करने की बात करते हैं तो फाइल हमारी डायरेक्टली क्रिएट नहीं होती है। फाइल क्रिएटिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। फाइल क्रिएटिंग में हमारे दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 is finding the space in the file system। फाइल सिस्टम क्या होता है अभी आगे के लेक्चर्स में कवर करूंगा। फाइंड स्पेस इन फाइल सिस्टम, ठीक है। फाइल स्पेस में, सॉरी फाइल सिस्टम में एक स्पेस फाइंड करना जहां पर हम फाइल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे। अब सारी इंफॉर्मेशन क्या, जो हमने अभी एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए, ये सारे एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास सिस्टम में सेव होती है फाइल सिस्टम में। तो फाइल सिस्टम में एक एंट्री के लिए स्पेस ढूंढना, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकेंड स्टेप है, स्टेप 2 इन दिस इज नाउ क्रिएटिंग अ फाइल इन द डायरेक्टरी। जो भी आपने डायरेक्टरी में फाइल सिस्टम यूज किया था उसमें अब आपने एक्चुअल में फाइल क्रिएट करी, एंट्री ऑफ न्यू फाइल, ठीक है। तो क्रिएटिंग फाइल बेसिकली इन्वॉल्व्स टू स्टेप, एक फाइल सिस्टम में स्पेस ढूंढना और उस फाइल सिस्टम में एक एंट्री क्रिएट करना, तो उसी को हम कहते हैं क्रिएटिंग अ फाइल, ठीक है। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया और वहां पर एक फाइल क्रिएट किया टेक्स्ट टाइप की, ठीक है। तो जब हमने टेक्स्ट टाइप की फाइल क्रिएट किया तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, अब डेस्कटॉप यूज कर रहे थे तो डेस्कटॉप के लिए हमारा जो फाइल सिस्टम यूज होगा वो किस पार्टीशन का यूज होगा, सी ड्राइव का, क्योंकि डेस्कटॉप हमारा सी ड्राइव को बिलोंग करता है। तो सी ड्राइव का जो फाइल सिस्टम होगा, अब वो फाइल सिस्टम क्या हो सकता है, एनटीएफएस, आपका फैट हो सकता है, लाइकवाइज जो भी फाइल सिस्टम हमारे ड्राइव पे है। तो उस फाइल सिस्टम में एक एंट्री ढूंढना और वहां पर इस नई फाइल के करस्पॉन्डिंग सारे एट्रीब्यूट से एक एंट्री प्लेस करना, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंट्री ऑफ न्यू फाइल इन दैट फाइल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन, राइटिंग अ फाइल। अब राइटिंग अ फाइल क्या है, बेसिकली जब हमें कोई इंफॉर्मेशन राइट करनी है फाइल में, तो राइट करने के लिए वी एक्सिक्यूट राइट सिस्टम कॉल। जब भी हमें फाइल में कुछ इंफॉर्मेशन को राइट करना है, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ राइट सिस्टम कॉल,
ठीक है। राइट सिस्टम कॉल क्या है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी हमें टास्क एग्जीक्यूट करना है वो सारा का सारा टास्क हमारा होता है विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ आपका इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो आपका एक्चुअल कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने कहा फाइल को राइट करना है, तो फाइल को राइट करने के लिए हमने राइट सिस्टम कॉल का यूज किया। अब राइट सिस्टम कॉल में हमारा क्या क्या होता है? एग्जांपल के लिए दिस कंटेन्स राइट। राइट के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन, पहला इंफॉर्मेशन फाइल का नाम, फाइल नेम, जिस फाइल में हमें इंफॉर्मेशन राइट करनी है। दूसरा इंफॉर्मेशन पैरामीटर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमें इनपुट करना है, राइट करना है, ठीक है। टेक्स्ट टू बी एडेड या एंटर्ड। नेक्स्ट आपका लास्ट पैरामीटर कि कितने बाइट की इंफॉर्मेशन को आपको राइट करना है। साइज ऑफ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू राइट। तो सपोज मैंने कहा कि मुझे राइट करना है, तो मैंने राइट फंक्शन जब ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा इस तरह से राइट। फाइल का नाम था मेरा abc.txt, इसमें मुझे राइट करना था टेक्स्ट हेलो। ये इंफॉर्मेशन हमारी सपोज एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 2 बाइट की इंफॉर्मेशन, तो 2 बाइट साइज। तो इस तरह का फंक्शन हमारा कॉल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम पे और हमारा फाइल का कंटेंट उस फाइल में राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इस राइट फंक्शन को या इस राइट सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम जो भी टेक्स्ट एडिटर या जो भी हम एडिटर यूज कर रहे हैं फाइल क्रिएट करने के लिए, ये काम वो टेक्स्ट एडिटर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से करेगा। हमें कहीं पर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती। हमने क्या किया? सिंपली राइट क्लिक किया, फाइल क्रिएट किया, फाइल ओपन होके आ गया। अब जो भी लिखना था हमने टाइप किया और सेव कर दिया। तो अब बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग जो टेक्स्ट एडिटर है उसने इस फाइल, इस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट किया ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। सो इन दिस बेसिकली वी यूज द राइट सिस्टम कॉल, वी यूज राइट सिस्टम कॉल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ दिस, और ये फंक्शन कैसे करता है? हाँ, write the information in the right pointer and moves to new location in the file। हमने फाइल का कंटेंट को राइट किया, तो जो हमारा राइट पॉइंटर था, फाइल का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से इंफॉर्मेशन राइट होना शुरू होगी। तो राइट पॉइंटर इनिशियली कहां पर है? स्टार्टिंग में। और जब हमने उसमें कुछ इंफॉर्मेशन राइट करी तो हमारा फाइल पॉइंटर मूव करके नेक्स्ट उसकी जो फाइल की एंड ऑफ फाइल थी उस लोकेशन पर आ गया। अब जब हमने उस फाइल को दोबारा से एडिट किया तो एंड ऑफ फाइल चेंज हो गया। इसको ऐसा समझिए, सपोज मैंने यहां पर एक फाइल क्रिएट किया, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ लोकेशन हो सकता है सिस्टम में। ये फाइल थी हमारी, फाइल का नाम है सपोज abc.txt, ये फाइल थी। अब जो पहला पोजीशन मैं यहाँ पर जो स्टार्टिंग पोजीशन बता रहा हूं, दिस इज स्टार्ट ऑफ फाइल एंड दिस इज एंड ऑफ फाइल, ठीक है। दिस इज स्टार्ट ऑफ फाइल। स्टार्ट ऑफ फाइल हमेशा क्या होगा? 0। अभी आपको बताया था जब प्रोसेस की हम बात कर रहे थे कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हर एक के करस्पॉन्डिंग लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता है कि ये हमारा फाइल का एक ही, यही फाइल
ओनली सिंगल फाइल हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है, तो हमेशा स्टार्टिंग ऑफ जो फाइल होगी वो हमेशा हमारी 0 होगी। और एंड क्या होगा, दिस इज एंड ऑफ फाइल, इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जो भी हमारा साइज है। अब सपोज ये फाइल जो थी दिस इज ऑफ 10 KB, ठीक है। तो अब जब इनिशियली मैंने फाइल क्रिएट करी तो इनिशियली हमारा पॉइंटर कहां पर था, इस स्टार्टिंग लोकेशन पर, ठीक है। अब जब हमने फाइल में कुछ कंटेंट राइट किया, तो जब फाइल में कंटेंट राइट किया तो फाइल का जो हमारा पॉइंटर था वो मूव करके यहां पर आ गया, फाइल सेव हो गई। अब नेक्स्ट टाइम, अब मुझे इस फाइल को एडिट करना है, फाइल को एडिट करना है मतलब अब मुझे इस फाइल में कुछ और कंटेंट भी राइट करना है, तो कुछ और कंटेंट भी राइट करना है। तो अब क्या हुआ, मैंने उसमें एक लाइन और ऐड करी, तो साइज भी हमारा बढ़ गया, अब साइज सपोज हो गया 15 KB। तो जो हमारा पॉइंटर था एंड ऑफ फाइल पे, जो अब हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था, अब जब हमने और इंफॉर्मेशन ऐड कर दी तो ये हमारा एंड ऑफ पॉइंटर शिफ्ट हो गया इस लोकेशन से इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। तो एंड ऑफ फाइल क्या हो गया, अब इसको पॉइंट आउट करने लगा इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग दिस। ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन फाइल इज रीडिंग अ फाइल, रीडिंग अ फाइल। अब अगेन फाइल को रीड करने के लिए जैसे हम लोग फाइल में राइट करने के लिए राइट सिस्टम कॉल का यूज कर रहे थे, वैसे ही फाइल में फाइल से रीड करने के लिए वी यूज रीड सिस्टम कॉल, रीड सिस्टम कॉल ऑफ ओएस। अब इसमें भी हमारी किस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, बेसिकली सिस्टम कॉल का जो आपका स्ट्रक्चर होता है ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो सपोज यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल स्ट्रक्चर की, तो फाइल नेम, किस फाइल से रीड करना है, स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ फाइल, सॉरी स्टार्ट रीडिंग लोकेशन ऑफ फाइल, फाइल कहां से रीड करना है, किस पॉइंटर से, ठीक है। और कितने बिट्स की इंफॉर्मेशन को रीड करना है, साइज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी रीडेड। एग्जाम्पल के लिए रीड फंक्शन कॉल, अब मुझे रीड करना था abc डॉट txt फाइल से, ठीक है। लोकेशन क्या थी इस फाइल में जहां से रीड करना था, अब ये तो कोई मेमोरी एड्रेस होगा, सपोज ये कुछ मेमोरी एड्रेस है, यहां से रीड करना है, कितनी बाइट की इंफॉर्मेशन रीड करना है, मैंने कहा 2 बाइट की इंफॉर्मेशन को रीड करना है। अब इंफॉर्मेशन हो तो सकता है कि इसके आगे 1000 बाइट्स की हो, मगर हमने जितना साइज पास किया तो उतनी इंफॉर्मेशन राइट होगी, सॉरी रीड होगी। सिमिलरली यहाँ पर आप बाइट्स में ना देके आप सीधा एंड ऑफ फाइल भी दे सकते हैं। एंड ऑफ फाइल से मतलब कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से जहां भी फाइल एंड हो रही है वहां तक की सारी इंफॉर्मेशन को रीड करना। दिस इज हाउ रीडिंग अ फाइल इज डन। नेक्स्ट, रीडिंग के बाद repositioning of file, repositioning a file, it is also called, this operation is also called file seek operation,
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फाइल सीक ऑपरेशन। ठीक है, इसका काम क्या है, बेसिकली हमने फाइल को कहीं पर मूव किया, या इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करते हैं फाइल सर्चिंग के लिए। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर सर्चिंग द एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन इन द फाइल। ठीक है, रिपोजिशनिंग अ फाइल, इसका पर्पस है जो भी डायरेक्टरी में है, द डायरेक्टरी इज सर्च्ड फॉर द appropriate entry in the current position, current file position। एक और चीज, it does not require any input output operation, it does not require any actual IO operation, this does not require any actual IO operation। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, जो हमारा रीपोजिशनिंग है, रीपोजिशनिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें फाइल को कहीं पे मूव कराना है। ठीक है, मूविंग ए डिफरेंट, यहाँ पर रीपोजिशनिंग से मतलब है कि हम लोग ने जब फाइल में सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया तब इस इंफॉर्मेशन का यूज होता है। इसका काम है बेसिकली, जब हम लोग ने फाइल सर्च करी तो अब मुझे फाइल चाहिए थी जहां पर इंफॉर्मेशन हो हमारी एबीसी। तो अब एबीसी इंफॉर्मेशन के लिए हमने नॉर्मली आपके विंडोज के सर्च बॉक्स में टाइप किया, अब जिस जिस फाइल में हमारा एबीसी लिखा होगा वो सारी फाइल्स लिस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर रीपोजिशनिंग हमारा जो यूज करता है वो सर्चिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ज्यादातर आप लोग गलत कर देते हैं। रीपोजिशनिंग का मतलब फाइल को मूव कराना सी ड्राइव से डी ड्राइव, ये नहीं है। रीपोजिशनिंग का मतलब है फाइल के अंदर किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना, जहां पर हमारा पॉइंटर है वहां से। सपोज मेरा पॉइंटर यहाँ पर इस समय सपोज है लाइन नंबर 75 पर। अब मैंने यहाँ पर कोई सर्च ऑपरेशन परफॉर्म किया साइज के लिए, तो लाइन 75 के बाद जहां जहां पर साइज ऑपरेशन सॉरी साइज वर्ड लिखा होगा उसको सर्च करना, इसको कहते हैं रीपोजिशनिंग। ठीक है, एंटायर फाइल में सर्च करना है तो एंटायर फाइल में सर्च करने के लिए हम लोग जो सर्च फंक्शन यूज करेंगे उसमें स्टार्टिंग ऑफ फाइल डालेंगे। ठीक है, और डायरेक्शन डालेंगे कि किस डायरेक्शन में हमें सर्च करना है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, जब आप लोग कोई फाइंड फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर ये एक इसका फीचर यूज किया फाइंड। अब फाइंड फाइंड में यहाँ पर जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा, सपोज लिखा है 2020, तो इस फाइल में जहां पर भी 2020 होगा उसको लोकेट करेगा। कहां से लोकेट करेगा, प्रेजेंट लोकेशन से, कर्सर जहां पर होगा उसके बाद से। ठीक है, अब इसको मुझे काउंट यूज करना है, अगेन ऊपर भी सर्च कर ले, तो अब जो यहाँ पर फंक्शन कॉल यूज होगा वो हमारा एंटायर फाइल में अगर सर्च करना है तो वो प्रेजेंट लोकेशन डालेगा कर्सर की, हमारा स्टार्ट ऑफ फाइल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका डिलीशन ऑफ फाइल। डिलीशन ऑफ फाइल, डिलीशन ऑफ फाइल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो भी फाइल थी उसकी सारी इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, दैट्स इट। डिलीटिंग द एंटायर फाइल। ठीक है, अब एंटायर फाइल को डिलीट करने का मतलब फाइल का कंटेंट एंड
स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से मतलब यहाँ पर फाइल का जो हमने फाइल सिस्टम में एंट्री करी थी उस इंफॉर्मेशन को भी डिलीट कर दिया। ठीक है। लास्ट ऑपरेशन आपका ट्रंकेटिंग अ फाइल। ट्रंकेटिंग अ फाइल। ट्रंकेटिंग अ फाइल का मतलब सिर्फ कंटेंट डिलीट करना है और जो स्ट्रक्चर की एंट्री है वो एज इट इज रहने देना है। तो डिलीटिंग ओनली द कंटेंट, कंटेंट ऑफ फाइल, दैट्स इट। जो हमने फाइल सिस्टम में इंफॉर्मेशन, सॉरी जो डायरेक्टरी सिस्टम था उसमें जो इंफॉर्मेशन एंटर करी है उस इंफॉर्मेशन की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बार बार मैंने एक इंफॉर्मेशन यूज किया फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम क्या है अब उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका फाइल सिस्टम या फाइल डायरेक्टरी। यहां तक क्लियर है? चलिए 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। इट्स 10:25 पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10:25 पे। ओके। सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो आपका डिस्कस किया कि फाइल्स क्या होती हैं, फाइल्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और फाइल के हमारे एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। नेक्स्ट फाइल डायरेक्टरीज। ठीक। अब सपोज वी आर हैविंग अ सिस्टम, हमारे पास जो सिस्टम है उसमें मल्टीपल आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है या सिंगल हार्ड डिस्क हो सकती है। तो अगर सिंगल हार्ड डिस्क के केस में हम बात करें तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो गई। ठीक है। अब इस मेमोरी को हम लोग जब फॉर्मेट करते हैं तो हम लोग बेसिकली इसका एक डायरेक्टरी सिस्टम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर हमने अपनी हार्ड डिस्क को पार्टीशंस में ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया मैंने इसमें, जब इसको फॉर्मेट किया तो फॉर्मेट करने के बाद मैंने इसके करस्पॉन्डिंग कुछ यहाँ पर एक डायरेक्टरी सिस्टम क्रिएट किया। डायरेक्टरी सिस्टम का पर्पस क्या है कि इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में, ये हमारा है आपका सेकेंडरी मेमोरी, दिस इज सेकेंडरी मेमोरी। इस सेकेंडरी मेमोरी में अब मैंने इस हार्ड डिस्क में कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं किया है, तो पूरी हार्ड डिस्क हमारी एक सिंगल पार्ट में है। ठीक है। अब अभी जब सिंगल पार्ट में है तब ये हार्ड डिस्क अनयूजेबल है, इसमें हम कोई फाइल्स को राइट नहीं कर सकते। जब हमने इसको फॉर्मेट किया, हार्ड डिस्क आप बिना फॉर्मेट किए नहीं यूज कर सकते, तो मैंने इस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया। अब जब आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपको किस फाइल फॉर्मेट में फॉर्मेट करना है। तो जो भी हमने फाइल फॉर्मेट चूज किया, अब फाइल फॉर्मेट हमारा हो सकता है NTFS है, ठीक है, या हमारा फैट है, लाइकवाइज कुछ भी इस तरह से हमारे पास डिफरेंट फाइल सिस्टम्स के ऑप्शन होते हैं। इसको कैसे देख सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए आई एम शोइंग दिस। सी दिस इज माय सिस्टम। ठीक है। अब मुझे इस ई ड्राइव को अगर यूज करना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, इस ड्राइव को फॉर्मेट करना होगा। जब हम फॉर्मेट में जाते हैं तो फॉर्मेट करने से पहले वो हमसे पूछता है फाइल सिस्टम, किस फाइल सिस्टम में हमें फॉर्मेट करना है। तो जब हमने इस फाइल सिस्टम में फॉर्मेट किया तब बेसिकली क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमारा एक डायरेक्टरी सिस्टम क्रिएट हुआ। अब ये फाइल सिस्टम के पे डिपेंडेंट है कि कौन सा फाइल सिस्टम होगा। विंडोज में आपका NTFS फाइल सिस्टम चलता है। ठीक है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि आप लोग जब पेन ड्राइव्स फॉर्मेट करते हैं, यूएसबी ड्राइव्स बाय डिफॉल्ट हमारी जो फॉर्मेट होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फाइल सिस्टम यूज करते हैं वहां पर फैट होता है। ठीक है, फैट सिस्टम यूज करते हैं और वी आर यूजिंग FAT32। ठीक है, इस टाइप का कुछ हम लोग फाइल सिस्टम यूज करते हैं। इस फाइल सिस्टम से में आपका
जो मेमोरी है वो तो इफिशिएंटली यूज होती है, बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि आप यहाँ पर लार्ज फाइल नहीं रख सकते। These are not suitable for large files। ठीक है, मतलब मैंने अपनी एक पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया और पेन ड्राइव का जो कैपेसिटी थी, टोटल कैपेसिटी थी सपोज 32 जीबी। अब 32 जीबी तो टोटल कैपेसिटी हुई, इस टोटल कैपेसिटी में अभी पूरी अवेलेबल है। अब मुझे एक मूवी को कॉपी करना है जिस मूवी का साइज है सपोज 8 जीबी। तो अगर 8 जीबी की फाइल मैं इस फाइल सिस्टम पे राइट करने जाऊंगा फैट या फैट 32 पे, तो वो कहेगा दिस फाइल कैन नॉट बी राइट ऑन दिस फाइल, कुछ एरर मैसेज आपका देगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, अपनी हार्ड डिस्क सॉरी अपनी यूएसबी ड्राइव को आप फॉर्मेट कर दीजिए एनटीएफएस में। ठीक है, या अब कुछ नए सिस्टम्स में एक और फॉर्मेट है ईफैट 32 या ईफैट करके। तो अगर ईफैट या एनटीएफएस में आप करते हैं तब उस केस में आप उसी पेन ड्राइव में आप 8 जीबी या 20 जीबी की भी फाइल को राइट कर सकते हैं। ठीक, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थे, इससे आपका सिलेबस का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर वापस आते हैं। तो जब हमने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया तो हमने बेसिकली इसके करस्पॉन्डिंग एक डायरेक्टरी सिस्टम बनाया। अब इस डायरेक्टरी सिस्टम का ही पर्पस है जो अभी मैंने आपको फाइल ऑपरेशन बताया था। फाइल ऑपरेशन क्या था, जब हम क्रिएट करते हैं फाइल को तो सबसे पहला काम हमें डायरेक्टरी सिस्टम में एक स्पेस ढूंढना जहां पर हम अपने फाइल के एट्रीब्यूट्स को रखेंगे, फाइल के कंटेंट को नहीं। फाइल के एट्रीब्यूट्स हमारे होंगे इस डायरेक्टरी सिस्टम में, और जो फाइल का कंटेंट होगा वो हमारा होगा यहाँ पर। ठीक है, एक और एग्जांपल, सपोज मेरे पास जो हार्ड डिस्क है, दिस हार्ड डिस्क इज ऑफ सपोज 1 टीबी। अब इस हार्ड डिस्क को मैंने 3 पार्टीशंस में डिवाइड किया। ठीक है, आई हैव डिवाइडेड दिस हार्ड डिस्क इनटू 3 पार्टीशंस। पार्टीशंस कैन बी C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। ठीक है, अच्छा एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आपका, हम लोग जो सिस्टम में हार्ड डिस्क फॉर्मेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा सी पार्टीशन ही क्यों बनता है, ए और बी क्यों नहीं बनता? अल्फाबेट्स तो ए से स्टार्ट होता है, तो ए और बी क्यों नहीं बनता? द रीजन इज दिस कि जो हमारे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारा क्या करता है, आपका उसमें सपोर्ट होता था फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का। तो फ्लॉपी ड्राइव हम लोग आज के टाइम पे यूज नहीं करते हैं, मगर वो लेटर्स ए और बी उनके लिए रिजर्व है। तो हम लोग अगर चाहें तो हम अपनी ड्राइव का नाम ए और बी रख सकते हैं, मगर बाय डिफॉल्ट हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो सी ड्राइव से स्टार्ट करता है, क्योंकि ए और बी फ्लॉपी के लिए हमारे रिजर्व है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने फाइल अपनी हार्ड डिस्क को डिवाइड किया 3 पर्टिकुलर पार्ट्स में, पार्टीशन में या ड्राइव्स में, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अब जब हमने इनको फॉर्मेट किया तो सी के लिए एक अलग डायरेक्टरी सिस्टम क्रिएट हुआ, डी के लिए अलग डायरेक्टरी सिस्टम क्रिएट हुआ, ई के लिए अलग डायरेक्टरी सिस्टम क्रिएट हुआ। ठीक है, सी आपका ये पूरा यहां से यहां तक, डी ये और ई ये। तो हर पार्टीशन का अपना आपका एक डायरेक्टरी सिस्टम होगा, डायरेक्टरी सिस्टम। ठीक है, अब इस डायरेक्टरी सिस्टम के अंदर हमारे फाइल के सारे एट्रीब्यूट्स रिकॉर्ड होते हैं कि हमारी फाइल, सपोज मैंने कोई फाइल बनाई एबीसी। अब एबीसी फाइल का जो कंटेंट होगा वो तो इस पर्टिकुलर पार्ट में कहीं पर होगा, मगर उसकी इंफॉर्मेशन हमारी डायरेक्टरी सिस्टम में होगी। ठीक है, तो हमारी इंफॉर्मेशन कहां पर है, डायरेक्टरी सिस्टम में। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सपोज मैंने यहां पर एक फाइल क्रिएट करी, फाइल का नाम था abc.txt। ये फाइल कहां पर है, हमारी सी ड्राइव में।
ठीक है। जब मैंने इस फाइल को डिलीट किया, अब इस फाइल को हम डिलीट भी करते हैं नॉर्मल केसेस में, जब हमने इस फाइल को डिलीट किया तो फाइल डिलीट होने पर क्या हुआ, जो हमारा डायरेक्टरी सिस्टम में इंफॉर्मेशन थी, जैसे मैंने अभी आपको टेबुलर फॉर्मेट में दिखाया था, ये जो इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी डायरेक्टरी सिस्टम में होगी। तो यहां पर हम इसका लोकेशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। लोकेशन क्या चेंज कर दिया, अब सी ड्राइव के अंदर जो हमारा सिस्टम फोल्डर होगा, सिस्टम फोल्डर होगा, उसके अंदर हमने जो रिसाइकलर एक फोल्डर होता है, ये आपका इनबिल्ट फोल्डर होता है, इस फोल्डर के अंदर हमने अपनी फाइल को मूव कर दिया। और इस रिसाइकलर फोल्डर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो भी फाइल्स रहती हैं वो आपकी कंप्रेस हो जाती हैं। तो अगर ये फाइल 5 KB की थी, तो जब इसमें हमने इसको मूव किया रिसाइकलर में, तो इट माइट बी पॉसिबल इस फाइल का साइज अब सिर्फ 2 KB रह गया हो आफ्टर कंप्रेशन। और ये फाइल का टाइप क्या हो गया, जावा नहीं है, अब ये फाइल हो गई हमारी सपोज जिप फाइल, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो जब हमने अपनी फाइल को डिलीट किया तो क्या हुआ, उस फाइल को बेसिकली हमने मूव कर दिया। मूव क्या किया, एक्चुअल में हार्ड डिस्क में उसी लोकेशन पर है, जो हमारे पास डायरेक्टरी सिस्टम में इंफॉर्मेशन थी वहां पर उसकी लोकेशन चेंज कर दी और उस फाइल को कंप्रेस कर दिया, ठीक है। फाइल अभी भी सिस्टम में उसी लोकेशन पर है। नेक्स्ट, दूसरा केस, अब हम फाइल्स को परमानेंटली भी डिलीट करते हैं। अब सपोज मैंने परमानेंटली डिलीट किया, अभी हमने क्या किया था, जब हमने फर्स्ट टाइम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया, फर्स्ट टाइम डिलीट में हमारी क्या हुई, इंफॉर्मेशन सिर्फ चेंज हुई डायरेक्टरी सिस्टम में, उसकी लोकेशन चेंज हुई। जब हमने दोबारा से डिलीट किया, मतलब या तो परमानेंट डिलीट या रिसाइकिल बिन हमने क्लियर किया, परमानेंट डिलीट जब हमने किया, अब परमानेंट डिलीट के केस में क्या हुआ, जो हमारी डायरेक्टरी सिस्टम में इंफॉर्मेशन थी, अगेन कौन सी इंफॉर्मेशन, जो हमने ये इस तरह से एक टेबल बना के रखी थी, अब हमने सिर्फ इस रो को डिलीट कर दिया, ठीक है। वी हैव इरेज द कंटेंट ऑफ दिस एंट्री, जो हमारी एंट्री थी abc.txt के करस्पॉन्डिंग, वो एंट्री हमने डिलीट कर दी। जब वो एंट्री डिलीट हो गई, तो अब जब हम किसी फाइल को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ सर्च करेगा, डायरेक्टरी सिस्टम में। डायरेक्टरी सिस्टम में उस फाइल की कोई एंट्री नहीं है, तो हमें वो फाइल विजिबल नहीं होती। और इसी का आपका एक रीजन है जो मैंने आपको बताया, जब हम पहली बार फाइल को डिलीट करते हैं तो हमारी फाइल की सिर्फ लोकेशन चेंज होती है। एग्जाम्पल के लिए इस चीज को आप खुद ट्राई कीजिएगा, आपके सिस्टम में कोई मूवी पड़ी है, सपोज 4 GB की मूवी है, आपने 4 GB की मूवी को डिलीट किया, अभी मूवी कहाँ गई, रिसाइकिल बिन में। तो आपके हार्ड डिस्क में 4 GB स्पेस फ्री नहीं हुआ, आपके हार्ड डिस्क में स्पेस कितना फ्री हुआ, कंप्रेस होने के बाद जो स्पेस बचा उतना बस। इट माइट बी सपोज 2 GB या 3 GB स्पेस फ्री हुआ, पूरा 4 GB फ्री नहीं होगा। वो 4 GB कब फ्री होगा, जब हम यहाँ से डायरेक्टरी सिस्टम से उस फाइल की इंफॉर्मेशन को डिलीट करेंगे, तब हमारा वो इंफॉर्मेशन पूरा 4 GB का स्पेस फ्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब परमानेंट डिलीट कर दिया तो यहां से भी इंफॉर्मेशन हमारी डिलीट हो गई। इसी तरह से हमारे पास हर सिस्टम के हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास अपना एक डायरेक्टरी सिस्टम है, जिसमें उस पर्टिकुलर पार्टीशन की जो भी हमारी फाइल्स हैं उनकी एंट्रीज है। इसमें और भी बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, उसका हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक ये स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, क्लियर हुआ। अब फाइल जो मैंने अभी आपको बताया डायरेक्टरी सिस्टम, ये डायरेक्टरी सिस्टम है क्या, या फाइल डायरेक्टरी, या जो ये डायरेक्टरी सिस्टम की मैंने बात करी, व्हाट इज दिस फाइल डायरेक्टरी। बेसिकली दिस इज a symbol table, this can be viewed as a symbol table, this is
This is a symbol table. This is a symbol table that translates file name into their डायरेक्टरी एंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर इसमें हमारी डायरेक्टरी एंट्रीज का मतलब जो हमने अभी फाइल के एट्रीब्यूट्स बताए थे वो सारे एट्रीब्यूट्स हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, अब अगेन इस पे भी हमारे कुछ ऑपरेशंस चलेंगे। तो यहाँ पर फाइल डायरेक्टरी पे हमारे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? ऑपरेशंस ऑन फाइल डायरेक्टरी। अगेन यहाँ पर अब मैं इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सर्च अ फाइल, हम किसी फाइल को सर्च कर सकते हैं। जो हमने अभी टेबल बनाई थी उस टेबल में से हमने किसी फाइल को सर्च किया कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है सिस्टम में कि नहीं। नेक्स्ट, क्रिएट अ फाइल। क्रिएट अ फाइल, न्यू फाइल। तो क्रिएट अ न्यू फाइल का मतलब बेसिकली उस टेबल में, सिंबल टेबल में एक एंट्री क्रिएट करना जिसमें फाइल का नाम, फाइल का टाइप, फाइल का साइज, फाइल का लोकेशन, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट, डिलीटिंग अ फाइल। उसमें से एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करना, जिस फाइल को डिलीट करना है उस फाइल को डिलीट करना। नेक्स्ट, लिस्ट अ डायरेक्टरी। लिस्ट अ डायरेक्टरी का मतलब कि जो भी हमारी फाइल थी उस डायरेक्टरी में, यहाँ पे डायरेक्टरी से मतलब पार्टीशंस है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे जो भी हमारा पार्टीशन है उस पर्टिकुलर पार्टीशन में कितनी फाइल्स हैं हमारी, लिस्टिंग करना। ठीक है, तो बेसिकली सिंबल टेबल में गए, वहां पर हमने ये देखा कि कौन कौन से फाइल्स के नाम है, उन नाम्स को हमने यूजर को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिमूविंग या रीनेमिंग अ फाइल। रीनेम अ फाइल। अब यहाँ पे रीनेम अ फाइल का मतलब जो यूजर डिफाइंड नेम था उस नाम को रीनेम करना। हम फाइल का आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं चेंज करते। फाइल का आइडेंटिफिकेशन नंबर तभी चेंज होगा जब हम फाइल को डिलीट करके कोई नई फाइल क्रिएट करेंगे। अदरवाइज हमारा फाइल का नाम, आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम रहेगा, सिर्फ नाम चेंज होगा। अभी जो एबीसी नाम से फाइल थी, अब सपोज मैंने उसका नाम XYZ किया तो सिर्फ ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन जो था वो चेंज हुआ, नेम, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। लास्ट है आपका ट्रैवर्स फाइल सिस्टम। ट्रैवर्स फाइल सिस्टम, ट्रैवर्स फाइल सिस्टम का पर्पस जब हम किसी फाइल को आपका सर्चिंग के लिए यूज करते हैं। सर्चिंग का मतलब यहाँ पर अब फाइल को सर्च नहीं करना है, फाइल के कंटेंट में से सर्चिंग करना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग फाइल सिस्टम। मतलब क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन है एक, हार्ड डिस्क क्रैश होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं? हार्ड डिस्क क्रैश होने के रीजन तो कुछ भी हो सकते हैं। आपका जो मैग्नेटिक डिस्क हम लोग यूज करते हैं उसमें हमारे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन पे हमारा हार्ड डिस्क आपका क्या कहते हैं क्रैश हो जाता है, या मदरबोर्ड में कुछ आपके इश्यूज हैं, तब उस केस में भी हमारा हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो उससे हमें नहीं मतलब है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या है? एनटीएफएस का आपका फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम से मतलब यहाँ पर ये है जो हम लोग फाइल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो फाइल का नाम हम रखते हैं, या फाइल का जो मैक्सिमम साइज है, या हमने उस पर जो सिक्योरिटी अप्लाई करी, जो कंप्रेशन वाली चीजें, इन सारी चीजों के लिए हमारे पास फाइल सिस्टम होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया अगर आपने फैट सिस्टम यूज किया तो फैट सिस्टम में जो आप मूवी रख सकते हो, जो मैक्सिमम फाइल का साइज अलाउ होता है वो है 4 GB।
4 जीबी से ऊपर की फाइल अगर आप FAT32 में राइट करना चाहेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। NTFS में यही साइज है आपका 16 TB, तो 16 TB की हम फाइल को NTFS फाइल फॉर्मेट में रख सकते हैं। अब फाइल के नाम की बात करते हैं, तो फाइल के नाम का मतलब अगर हम FAT32 की बात करें तो जो हमारा फाइल का नाम होगा विदाउट एक्सटेंशन, तो वो हमारा हो सकता है करीब 8 कैरेक्टर के आसपास, 8 या 10 कैरेक्टर। और अगर हम NTFS की बात करें तो उसमें हमारा जो कैरेक्टर का साइज होगा वो होगा 255 कैरेक्टर्स। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे डिफरेंसेस हैं, जिसका जो पर्पस है हमारा वो इसीलिए कि अब हमें जो फाइल स्ट्रक्चर या डायरेक्टरी सिस्टम यूज करना है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना है। ठीक है, हर एक का एक्सेस मेथड अलग है, हर एक में रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग है। ये चीज क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन है अभिनव गुप्ता, अगर फाइल्स की केवल इंफॉर्मेशन डिलीट होती है टेबल से, जब हमने परमानेंटली डिलीट किया तो हमने क्या बताया, जो हमारा डायरेक्टरी सिस्टम है वहां से हम उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं, मतलब उस रो को डिलीट कर दिया जो उस पर्टिकुलर फाइल के लिए थी। तो हमने जब डिलीट किया तो मैंने आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्टिंग में बताया था, तो उसमें एक हमारा फीचर था आपका डिस्क मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो भी हमारा हार्ड डिस्क है उसमें कितना स्पेस अवेलेबल है। अब स्पेस अवेलेबल था सपोज 4 जीबी, मैंने एक फाइल को डिलीट किया 4 जीबी, तो 4 जीबी की फाइल को डिलीट करने में हमने क्या किया, हमने सीधा से जाके उस टेबल में देखा कि उसका टोटल साइज कितना था। टोटल साइज था 4 जीबी, तो हमने फ्री स्पेस में उस साइज को ऐड कर दिया, दैट्स इट। और अपने पास मार्क कर लिया कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर ब्लैंक है। अब इससे फायदा क्या है, इससे पहली चीज फायदा ये कि जब हमने फाइल को डिलीट किया तो हमें हार्ड डिस्क में एक्चुअल में उस कंटेंट को इरेज नहीं करना पड़ा जो हमारा यहाँ पर था। ठीक है, हमारी ये फाइल थी abc.txt, ये यहाँ पर थी इस पार्टीशन में, यहाँ पर से हमने इंफॉर्मेशन को डिलीट नहीं किया। इसीलिए जब हम रिकवरी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, ठीक है, जब आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, तो जब हार्ड डिस्क क्रैश हुई तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा डायरेक्टरी सिस्टम इरेज हो गया। ठीक है, ये करप्ट हो गया। अब डायरेक्टरी सिस्टम करप्ट होने का मतलब ये थोड़ी ना कि ये फाइल डिलीट हो गई, ये फाइल तो अभी भी यहीं पर है। तो जो भी हमारे फाइल टाइप्स हैं, पीडीएफ है, टेक्स्ट है, इस तरह के जितने भी फाइल टाइप्स हैं, हर एक फाइल टाइप का कुछ यूनिक पैटर्न होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पैटर्न। तो जो हमारे रिकवरी सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन को सर्च करते हैं कि उसमें जहां पर उनको स्टार्टिंग और एंडिंग पैटर्न मिला वो फाइल्स आपकी रिकवर कर देते हैं। जहां पर कंटेंट ओवरराइट हो गया था वहां का कंटेंट तो इरेज हो गया, तो वो रिकवरी सॉफ्टवेयर से नहीं आता। इसीलिए जब हम परमानेंटली भी डिलीट करते हैं तब भी इट इज पॉसिबल टू रिकवर दैट फाइल। दूसरी चीज, अगर हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो आपका हार्ड डिस्क दो तरह से फॉर्मेट होता है, क्विक फॉर्मेट और नॉर्मल फॉर्मेट। क्विक फॉर्मेट में हम सिर्फ डायरेक्टरी सिस्टम को जो स्पेस था, सपोज मैंने इसके लिए 10 केबी का साइज लिया था, तो इस 10 केबी को हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे दोबारा से एक नई टेबल बनाएंगे। क्विक फॉर्मेट में इतना हुआ क्योंकि कुछ सेकंड का ही टाइम लगा। जब हमने नॉर्मल फॉर्मेट किया तो नॉर्मल फॉर्मेट का मतलब हमने यहाँ से भी इसको भी इरेज किया, इस पूरे कंटेंट को, पूरे पार्टीशन के सारे डेटा को इरेज किया और फिर यहाँ पर हमने डायरेक्टरी सिस्टम क्रिएट किया। तो उस केस में आपका रिकवरी सॉफ्टवेयर भी रिकवरी नहीं करते हैं। एक लास्ट चीज कि जैसे सपोज अभी इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने एक फाइल यहाँ पे क्रिएट की abc.txt, तो क्रिएट करते टाइम हमने क्या किया, डायरेक्टरी सिस्टम में उसके करस्पॉन्डिंग एक रो एंटर कर दी। जब हमने डिलीट किया तो यहाँ पर उस रो में लोकेशन चेंज कर दी और फाइल को कंप्रेस कर दिया। जब परमानेंट डिलीट किया तो उस पर्टिकुलर को डिलीट कर दिया। अब आजकल हमारे पास कुछ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक ऑप्शन आता है सिक्योर डिलीट।
ठीक है। सिक्योर डिलीट का यूज होता है जब हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है। सपोज ये इंफॉर्मेशन जो थी abc.txt, इसमें मेरा बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, अब मैं ये चाहता हूं कि इस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दूं। अगर मैंने नॉर्मल डिलीट किया, परमानेंट डिलीट, तब उस केस में फाइल तो यहीं पर रही। अगर सिक्योर डिलीट किया तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाके कुछ डमी डेटा राइट कर देगा। तो जब डमी डेटा ओवरराइट हो गया तो अब रिकवरी सॉफ्टवेयर भी हमारी उस फाइल के कंटेंट को रिस्टोर नहीं कर सकता। समझ में आया? नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्कीम्स ऑफ फाइल डायरेक्टरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कीम्स ऑफ फाइल डायरेक्टरी सिस्टम। कौन कौन से स्कीम्स हैं? स्कीम्स का पहले नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सेकेंड इज टू लेवल डायरेक्टरी। थर्ड इज ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। एंड लास्ट इज योर acyclic graph directories. Acyclic graph directories. ठीक है, so these are four directory systems. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, सिंगल लेवल। सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या कहता है, जो भी हमारी फाइल्स हैं वो सारी की सारी, अब यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से, डायरेक्टरी सिस्टम से मतलब हमारा क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्मेट बताया, इस टेबुलर फॉर्मेट को हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग बता रहा हूं। तो अब यहाँ पर जो पहला है आपका सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी में पहला पॉइंट, यहाँ पर हमारी जितनी भी फाइल्स होंगी, हर एक फाइल का नाम यूनिक होना चाहिए अगर हम सिंगल लेवल डायरेक्टरी सिस्टम को यूज कर रहे हैं। ऑल फाइल्स मस्ट हैव यूनिक नेम। सारी फाइल्स का हमारा यूनिक नेम होना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी, क्रिएट होंगी, वो सारी सेम डायरेक्टरी के अंदर ही होंगी। ऑल फाइल्स आर क्रिएटेड अंडर सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अंडर सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या सेम डायरेक्टरी। आज के टाइम पर ये सिंगल डायरेक्टरी लेवल यूज नहीं होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल में आपको एक, मैं डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट्स 10:56। कंटिन्यू करूं, टाइम लग जाएगा, ओवर हो जाएगा टाइम, कि कर रखते हैं इसको। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। इट विल टेक टाइम, अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा लग जाएगा। और
आधा आज पढ़ाऊंगा आधा कल पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, टुमारो वी विल सी द this explanation of these file directory systems, schemes of these file directory systems. Thank you.